पंजाब में आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के हत्यारों का अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। कल तरन तारण में बलविंदर सिंह की उनके घर में घुसकर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बलविंदर सिंह की पत्नी के भाई ने पंजाब पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। बलविंदर की पत्नी के भाई गुलशनबीर सिंह ने साफ कहा कि पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है। कॉमरेड बलविंदर शौर्य चक्र विजेता, उनकी जिस तरीके से घर में घुस करके हत्या हुई, क्या वो एक सोची समझी साजिश थी? क्या उसका पूरा प्लान तैयार किया गया? हमारे साथ परिवार के सदस्य ब्रदर इन लॉ हैं कॉमरेड बलविंदर के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें ये बताइए कि हम जैसे आप मेरे साथ आएंगे, हम देखें कि इस कमरे में अटैक हुआ, हमने CCTV वीडियो में भी देखा कि वहाँ से आकर के यहाँ फायरिंग हुआ। क्या कैसे मालूम था आरोपियों को या हमलावरों को कि अकेले मिल जाएंगे सुबह? क्या रोज़ सुबह आते थे नीचे कॉमरेड बलविंदर? वो रूटीन में रोज़ सुबह आते थे नीचे। वो रैकी कर रहे थे 20-25 दिन से। वो हम CCTV की फुटेज जो है वो खंगाल रहे हैं, उसमें से क्लू मिल जाएगा कि कौन है। और रैकी की थी, इसीलिए उनको मालूम था कि वो गेट में आएंगे और उसके बाद ऑफिस में जाएंगे और उनके नीचे आने का टाइम क्या है, वो उनकी रूटीन थी, डेली की रूटीन थी। और उस रूटीन का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उनको क्या करते थे वो सुबह? कॉमरेड बलविंदर अकेले नीचे आते थे, यहाँ कमरे में बैठते थे, किस किस चीज़ के लिए आते थे? रूटीन था? हाँ, डेली रूटीन था। वो स्कूल का काम करते थे, जो वो काम होता था पूरे दिन का, क्योंकि वो क्लासेस चल नहीं रही है। कुछ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड को रिपोर्ट्स भेजनी होती है, कुछ जो अपने टीचर जो उनको डायरेक्ट करना होता है, इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि इस तरीके से आज का जरा ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। वो सब करने के लिए वो सुबह आते थे। नहाने से पहले दफ्तर में बैठ के वो सारा काम कंप्लीट करते थे डेली। आप परिवार के सदस्य हैं। पूरा घटनाक्रम जो हुआ, CCTV फुटेज तो हमने देखा जिसमें हमलावर गोली चलाता हुआ दिख रहा है। कैसे घटनाक्रम हुआ था, क्या हुआ था, ज़रा आप अगर हमको बता सकें अपने तरीके से। वो पहले रोज़ की रूटीन की तरह ऊपर से आए थे, इस रास्ते से। ये इधर सीढ़ियाँ हैं, उधर से उतर के नीचे आए, थोड़ा पानी फेंका। उसके बाद वो रूटीन की तरह गेट बंद करके ऑफिस में जाने लगे। और वो पीछे से पहले से आके देख रहे थे दूरी से कि कब वो बाहर आते हैं और कब इन पर अटैक किया जाए। उसके बाद उसने अंदर आया, एक आदमी बाहर खड़ा रहा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके। उसने बाहर से 2 फायर किए। उसके बाद उन्होंने अंदर गए, अंदर जाके वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। हमने देखा कि यहाँ पर भी गेट पर भी खून के निशान है। क्या गेट पर ही मौजूद थे कॉमरेड जिस टाइम फायर किया था? यहाँ से फायर जो हुआ था, जिस टाइम फायर किया उस टाइम पे ये सीढ़ियाँ ऊपर खड़े थे इस जगह पे। हाँ। उसके बाद जब उसने फायर कर दिए, पहले उसने पिस्टल नहीं निकाला। जब इन्होंने पिस्टल देखा, फिर उसको बोल के कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की और दरवाजे को क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके। और उसने अंदर जाके फायर करके उनका शहीद कर दिया। हम देख रहे हैं कि गेट पे भी एक CCTV लगाया हुआ है आप लोगों ने। क्या कोई पिछले दिनों में कोई इस तरीके का क्लू आप लोगों को मिला है कि बाकायदा रेकी हुई थी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए? हाँ, वो देख रहे हैं, हम पुलिस को बता रहे हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन नहीं, तालमेल नहीं बन रहा। शायद पुलिस का उनकी कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ। वो देख रहे हैं, हम बहुत से हैं, वो 2-3 आदमी हैं जो रैकी करके जाते हैं, गेट के बाहर आते हैं और देखते हैं इस अलग अलग टाइम पे। और वो पूरी तरह से वो प्रिपेयर होके प्री प्लान्ड सारा वो अटैक था वो हुआ। तो क्या पुलिस इन सबूतों को नहीं समझ रही है? पुलिस इन सबूतों को नहीं कंसिडर कर रही है? आई थिंक पुलिस इज डाइवर्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। वो किसी और पॉइंट पर लेके जाना चाहती है। वो आतंकवाद से कि ये नेशनल लेवल पे ये हाईलाइट हो जाएगा कि ये 2020 से रिलेटेड है, ये आतंकवाद की कार्रवाई है। वो इस बात से मुंह मोड़ना चाहती है। दूसरी उनकी जो वीक पॉइंट है कि सिक्योरिटी वापस ले ली, उससे भी बचना चाह रहे हैं किसी न किसी बहाने, किसी न किसी एक्सक्यूज से। तो क्यों आपको लगता है कि पुलिस डाइवर्ट करना चाहती है मामले को? किन बात से लगता है आपको, किस बात से लगता है? क्योंकि हमने खुद खंगाली है, जो CCTV फुटेज है खंगाली है। वो जो किलर था उसके साथ मिलते हुए कुछ लोग जो रैकी कर रहे थे पिछले दिनों में, हमने वो इनके तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात ये है कि जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, उस पर बहुत सी आईडीज़ बनी हुई हैं जहाँ से थ्रेट किया जा रहा है, गालियाँ निकाली जा रही हैं। वो हमारा काम थोड़ी है, इनका साइबर सेल काम कर रहा है। और वो जो आईडी है उसकी पूरी की पूरी जो पोस्ट हैं वो खालिस्तान के समर्थन में और देश के विरुद्ध पड़ी हुई हैं।
कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग ढांडा तरन तारण से, अमित पांडे चंडीगढ़ से, नीतीश कुमार दिल्ली से इस वक्त, और उसी के साथ साथ शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले रुख नीतीश का कर लेते हैं। नीतीश, आप बार बार जितनी बार मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अब क्या सेंट्रल एजेंसियां जो हैं उन्हें इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से परिवार का आरोप है कि जो सबूत दिए जा रहे हैं पुलिस को, वो सबूत नकार रही है, और साथ ही साथ दिशा कुछ और देने की कोशिश है पुलिस वालों की। देखिए, अगर ऐसा है तो ज़रूर सेंट्रल एजेंसीज़ को जो है ये देना चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपर्टाइज भी इस चीज़ में ज़्यादा है। जाहिर तौर से पंजाब पुलिस से तो ज़्यादा होगा। ये अभी आप देखें 2016 ऑनवर्ड्स अभी तकरीबन 8 केसेस हैं, जिसमें कि 7 केसेस राइट विंग और आरएसएस के लोगों की हत्या के केसेस हैं, जिनको एनआईए देख रही है। इसमें जो है रविंदर गोसाई हैं, जगदीश गगनेजा हैं, विपिन शर्मा, इन सब की हत्या का केस जो है वो एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। और उसमें पंजाब पुलिस असमर्थ रही थी लार्जर कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करने में। उसके बाद जो इस केस को एनआईए को ट्रांसफ़र किया गया और एनआईए ने उसमें कई मामलों में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। उसमें देखा गया कि इसमें फंडिंग हुई थी टारगेटेड किलिंग के लिए, और पाकिस्तान से इसके तार जुड़ते थे, कनाडा से जुड़ते थे, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का उसमें हाथ था। तो जाहिर तौर से यहाँ भी जो अभी जिस तरह की रेकी की गई और जिस तरह से बाकायदा जो परिवार का आरोप है, उससे ऐसा लगता है कि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत इसकी हत्या की गई है। और आजकल जो ट्रेंड देखने में आ रहा है एनआईए का ये भी कहना, जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि जो बाहर बैठे आतंकी हैं, 90s 80s के दशक में जब आतंकवाद था तो सारे लीडर्स यहीं पर थे, चाहे जनरल सिंह भिंडरावाला हो, आतंकी लीडर हो, ये सब। लेकिन इसमें जितने भी जो लीडर्स हैं इनके आतंकवादी, वो कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई यूएस में, या चाहे गुरुपतवंत सिंह पन्नू हो, या परमजीत सिंह पम्मा हो, हरदीप सिंह निर्झर हो, ये भी कनाडा में बैठा हुआ। तो ये सारे वहाँ से बैठे हुए हैं। पाकिस्तान इनको फंडिंग करता है और ये टारगेटेड किलिंग के लिए यहाँ पर लोकल क्रिमिनल्स को हायर करके और उनसे किलिंग करवाते हैं। तो एक नेक्सस चल रहा है और ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, जिसको एक सेंट्रल एजेंसी अनर्थ कर सकती है एनआईए की तरफ। ठीक है, शेष नारायण जी का रुख कर लेती हूँ। शेष नारायण जी, अब देखिए, एक तरफ तो जब सिक्योरिटी ली जाती है, परिवार के लोग ही ये कहते हैं कि उनको सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद एक पुलिस का जवान वहां पहुंच जाता है, उसके बाद फिर उसको वापस बुला लेते हैं, फिर जब डिमांड करते हैं परिवार तो फिर एक देते हैं और फिर ले लेते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है और उसका खामियाजा देखिए क्या भुगतना पड़ा परिवार वालों को ही, पूरे देश को। लेकिन इसके साथ साथ सवाल अब ये कि जब जांच हो रही है, जिसकी निष्पक्ष जांच की बात आप कर रहे हैं, जब परिवार आपको सबूत दे रहा है तो आप सबूत भी नहीं ले रहे हैं। नहीं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिन पर शक है, जो सबूत नहीं ले रहे हैं पुलिस वाले, उन्हीं की एसआईटी बनाई इन्होंने। काहेगी एसआईटी? ये देखिए, टेरर फंडिंग का मामला है, सीधा इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन का मामला है, और एफएटीएफ की बैठक वहाँ चल रही है। वहाँ पे इनको, गवर्नमेंट को वहाँ हाईलाइट करना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग ये कर रहे हैं और दुनिया भर में बैठे हुए हैं, और हमारी चूंकि पंजाब में सरकार कमजोर है, इसलिए इस तरह का हो रहा है। और इनको फौरन से पेशतर रॉ को इन्वॉल्व होना चाहिए। उसमें बहुत सारे इनको सोर्सेज मिलेंगे कि कहाँ से कहाँ बैठा आदमी कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, ये बाकायदा। और दूसरा, एनआईए को और क्या चाहिए भाई? अभी वो बता रहे हैं कोई गोसाई जो मारे गए थे, उनमें वो एनआईए चार्ज ले चुकी है। इसमें क्यों नहीं? 24 घंटे हो गए और अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितना अभी हम देख रहे हैं, कोई बयान ही नहीं है। और ये लोग, इनकी जो बहादुरी है, हमें तो लगता है कि बहादुरी को ही एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाना चाहिए इसकी, बलविंदर की। तो ये सारी चीजें जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को फौरन इंटरवीन करना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को, एनआईए को, क्योंकि इसमें टेरर का मामला क्लियर कट है और रेकी कर रहे हैं, मार रहे हैं, वो पुलिस वाले इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो सीधा आरोप तो लग रहा है। और क्या चाहिए भाई? वो जो टेलीविजन पे अनुराग ढांडा से वो बात कर रहे हैं उनके रिश्तेदार, वो बात आप लिखवा के उनसे ले लीजिए, अपनी फाइल में रख लीजिए और उसको शुरू करिए। जो आप इंतजार थोड़ी, सीबीआई की इंक्वायरी थोड़ी, जब तक स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड नहीं करेगी हम नहीं आएंगे। जहां भी टेरर का मामला होता है, टेरर की फंडिंग मामला होता है, मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इमीडिएट नोटिस करके और एनआईए को इसको देते हैं, और इसका पूरा का पूरा पैकेट का, जो पुलिस वाले इन्वॉल्व हो गए, मुकामी पुलिस वाले, कोई लालच में, पंजाब में जो टेररिज्म हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि पुलिस वाले मुकामी 10-20 हजार के लालच में काम कर देते थे। उनको भी पकड़ो, उनको दुरुस्त करो। ठीक है,
ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। बलविंदर सिंह के परिवार का आरोप है कि पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी, जिसका शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह ने विरोध भी किया था। बलविंदर सिंह के परिवार ने आतंकी हमले की आशंका भी जताई, क्योंकि इससे पहले भी उन पर कई बार हमले हो चुके थे। 1993 में राष्ट्रपति ने बलविंदर, उनके भाई और दोनों की पत्नियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। बलविंदर सिंह की मौत से पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया और विपक्ष अमरिंदर सरकार पर लगातार हमलावर है। हालांकि हत्या की जांच के लिए सरकार ने SIT का गठन कर दिया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी कर रही है। पंजाब में आतंकवाद के दौर में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने वाले कॉमरेड बलविंदर सिंह, जिनका इस वक्त जब ये कहा जाता है कि आतंकवाद दोबारा पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, तमाम कोशिशें जो खालिस्तानी संगठन है या खालिस्तान समर्थक संगठन है वो कोशिशें कर रहे हैं कि दोबारा से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसे मौके पर उनकी घर में घुसकर हत्या हो जाना, ये इसने पूरे पंजाब में एक तरीके से ये कहें कि बहुत रोष, बहुत गुस्सा और बहुत हलचल पैदा कर दी है। उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है, कॉमरेड बलविंदर सिंह जी का उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जो ये घटना हुई? आपको अंदेशा था कहीं दूर दूर तक कि इस तरीके का कोई हमला हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल अंदेशा था जी, क्योंकि हम बार बार सिक्योरिटी दी, विड्रॉ की, ये गनमैन दिया, वापस ले लिया, तो पता ही था कि जैसे रेफरेंडम 2020 चल रहा है, प्रशासन को पता, गवर्नमेंट को पता, हर एक जो भी कोई इंटेलेक्चुअल लोगों को पता है कि ये जो दौर चल रहा है ये टेररिज्म का ही है। कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा कर के खालिस्तान का झंडा लहरा देना, सरकारी दफ्तरों पे लहरा देना, जगह जगह पे खालिस्तान के नारे लिख देना, और ये खालिस्तान की बात ही तो है, टेररिज्म तो है ये सारा कुछ। आपको लगता है कि आपका शायद बहुत चुनिंदा परिवारों में से ऐसा परिवार होगा जिसमें 4 शौर्य चक्र आपके परिवार के लोगों को मिले हैं, और आपने वो पूरा दौर देखा है आतंकवाद का और उसका डट करके मुकाबला किया पूरे परिवार के साथ। आपको लगता है कि वापस उसी तरीके की स्थितियां बन रही है या वापस आतंकवाद पनपने की कोशिश कर रहा है? ये इसको आप जोड़ कर देखते हैं, जो हमला हुआ घर में घुसकर जो हत्या की गई, इसको जोड़ करके देखते हैं आप कि आतंकवादी गतिविधि है? हाँ जी, हमला तो कल हुआ, लेकिन जैसे ही रेफरेंडम के 2020 की बात आ रही थी, बाहर से फंडिंग आ रही, बिल्कुल पंजाब में आप सबको पता है कि नशा बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, नौजवान बच्चे पढ़ लिख के बेरोज़गार घूम रहे हैं, उन्हें कोई जॉब नहीं है, तो कुछ ना तो फिर कुछ चाहिए। बाहर से फंडिंग आ रही है तो जो नौजवान लड़के वो बड़ी जल्दी गुमराह हो रहे हैं, पैसा मिल रहा है, वेपन मिल रहे हैं, और उन्हें बड़े सब बाग दिखाए जा रहे हैं कि आपको पता नहीं क्या बना देंगे, खालिस्तान आ जाएगा। बनना नहीं खालिस्तान, बिल्कुल नहीं बनेगा, हम बनने भी नहीं देंगे, बेशक हम अपनी जाने के उन्हें कुर्बान कर दें, पहले भी फाइट किया आगे के। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू शौर्य चक्र को शहीद कर दिया तो हम डर के बैठ जाएंगे, नहीं, पहले से भी ज़्यादा डट के लड़ाई करेंगे। पहले भी हमने जान तली पे धर के रख करके फ़ाइट किया, अब भी करेंगे। पहले हम अकेले थे तब उस टाइम टेररिज्म का टाइम था, अब पूरा समाज, सोसाइटी, जितने भी अच्छे लोग हैं इस बात को गलत मानते हैं कि ये टेररिज्म खालिस्तान की बात नहीं आनी चाहिए, वो सारे हमारे साथ स्टैंड कर रहे हैं। हम अपने मानसिक तौर पे मेंटली हम बिल्कुल स्ट्रांग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा जो है हमें नुकसान हुआ है, मेरे हस्बैंड का जो मर्डर हुआ है, उन्हें शहीद किया गया है, ये कमी पूरी नहीं होगी हमारे पूरे परिवार की, उनकी बहनों की, भाइयों की, रिश्तेदारों की, उन्हें चाहने वालों की, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपना स्ट्रांगली फ़ाइट करेंगे। जहाँ भी हमें जो बोलना पड़ेगा बोलेंगे, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स का जो इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने देश के लिए बहुत सारा फ़ाइट किया है, तो उन्हें शहीद कर दिया गया, इसका बदला तो लेंगे ही, हमें कैसे भी लेना पड़े। आप लोगों ने इतना आतंकवादियों के साथ एक तरीके से आंख में आंख डाल करके उनका मुकाबला किया उस दौर में, आप लोगों को नहीं लगता था कि इस तरीके का हमला हो सकता है? सुरक्षा के लिहाज से क्या आप लोग सिक्योरिटी आप लोगों को नहीं मिली हुई थी? कब से नहीं मिली हुई थी? लगता था ना, हमें लगता था, क्योंकि हम तो हमेशा ही हिट लिस्ट पे रहे हैं ना। बेशक गवर्नमेंट ने शो कर दिया हो,
चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, शो कर दिया हो कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है। नहीं था, हमें डाउट था कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तान हो, कनाडा हो, डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हैं, वो वहाँ से ही अपना सारा काम चला रहे हैं और पंजाब में नौजवान लोगों को, इवन के जो बड़ी एज के लोग हैं, उन्हें भी फंडिंग कर रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं खालिस्तान के लिए। हमारे माइंड में था, टाइम टू टाइम हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। कभी हम सुरेश अरोड़ा को मिले, एक बार रिक्वेस्ट की, 2 गनमैन रिकमेंड किए, 1 दे दिया, 1 वीक के बाद वापस ले लिया। फिर हम मिले जा करके स्मिथ सैनी को, अरोड़ा से पहले, उन्होंने भी 2 गनमैन रिकमेंड करके 1 दे देना, कभी 2 कभी 1 महीना देना, 6 महीने वापस ले लेना। अब जैसे ही लॉकडाउन चला 22 मार्च को, उसी दिन हमारा एक ही गनमैन था, वो वापस ले लिया। हमें मालूम था कि हम पे अटैक हो सकता है, क्योंकि हम तो है ही हिट लिस्ट पे। शौर्य चक्र विजेता रहे बलविंदर सिंह की हत्या पर पंजाब में सियासत भी शुरू हो गई है और लगातार देखिए किस तरीके से नेता अब सामने आ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। अनुराग, बड़ा सवाल देखिए यहाँ पर यही है कि आखिरकार सुरक्षा वापस क्यों ली गई, और अब जब परिवार के लोग सबूत देने को तैयार हैं कि पहले से रेकी हुई है, बकायदा प्लान बना है, बकायदा साजिश रची गई है, तो आप वो सबूत स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अमित, देखिए, बिल्कुल यहाँ पर हमने पंजाब पुलिस के आला अधिकारी, पूर्व आला अधिकारियों से बात की तो उनका यही कहना था, जो पुलिस की नाकामी है साफ तौर पर नज़र आ रही है, क्योंकि अगर ये हिटलिस्ट में थे तो प्रॉपर इनका एक सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए, दूसरा सुरक्षा मुहैया करवाई जानी चाहिए थी, तीसरा अब जब पीड़ित परिवार प्रूफ मुहैया करवा रहा है, सबूत मुहैया करवा रहा है, तो क्यों गंभीरता से नहीं ले रही हैं जांच एजेंसियां? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना होगा इनको। और अभी भी जो रुख है, जो हम न्यूज़ 18 इंडिया लगातार इस महत्वपूर्ण खबर को ट्रैक कर रहा है, और जो चीज़ें हमें सामने आती गई सुबह से, डीएसपी का एसआईटी में शामिल होना, उसके बाद जो सबूत मुहैया करवाया जा रहा है पीड़ित पक्ष द्वारा, उसको गंभीरता से न लेना जाँच एजेंसियों द्वारा, तो ये सब इस बात की ओर इशारा करता है कि कितनी गंभीर है राज्य सरकार, राज्य पुलिस, पूरा तंत्र इस संवेदनशील मामले के सामने आने के बाद, जब इस मामले में जांच शुरू हो चुकी है। जी शेष नारायण जी, लेकिन जो ये 2 प्रमुख चीजें सामने आ रही हैं, एक खालिस्तानी मूवमेंट की इनपुट्स मिल रहे थे सरकार को, और ऐसे वक्त पर आप जिसने आतंकवाद खत्म किया, आप उसकी सुरक्षा हटा लेते हैं। नहीं, ये सुरक्षा हटा लेते हैं। और दूसरी जो ज्यादा बड़ी बात है कि अगर ये इसमें पुलिस वालों का टेररिस्टों से इन्वॉल्वमेंट है तो ये बहुत सीरियस बात है, और इसके लिए मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 काम करना चाहिए। एक तो चूंकि पुलिस वालों को साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि साहब इन्होंने हमारी सबूत तक लेने से इनकार कर दिया, तो उन पर विश्वास खत्म करिए, आप तुरंत जो है उसको सिक्योरिटी, उनके परिवार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, वो बहुत जरूरी है। और वहाँ पे अखबारों में अभी अनुराग ने भी दिखाया, आपको पता भी है कि जो खबरें छपती रही हैं वहाँ पे पब्लिक डोमेन में है, तो उनको आप उनको संभाल कर रखिए। एक तो ये काम कर दीजिए। तो दूसरा ये है कि आप महाराज सिक्योरिटी दे रहे हैं किसी फिल्म एक्ट्रेस को और किसी इसको और उसको, जो नेशनल प्राइड के सिंबल्स हैं उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सवाल पूछे। अगर बीजेपी का कोई प्रवक्ता हमारे पैनल में हो तो उससे कहिए कि महाराज आप पहुंचाइए वहां तक। 24 घंटे पहले वारदात हुई है और अभी तक हम तो 4 घंटे से तो हम ही लगे हुए हैं और अभी तक इनका कोई रिएक्शन तक नहीं आया। क्या मतलब है भाई? तो इसलिए आप फौरन इस बात को मैनेज करना पड़ेगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये टेररिज्म का मामला है, टेरर फंडिंग का मामला है, और इसको आप गैर जिम्मेदार सरकार, गैर जिम्मेदार पुलिस जो पंजाब की है उसके हवाले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये केवल लोकल मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें दखल देना चाहिए। ठीक है शेष नारायण जी, आप रहिए हमारे साथ। शौर्य चक्र विजेता रहे बलविंदर सिंह की हत्या पर पंजाब में सियासत भी तेज हो गई। ये सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में जहां विफल है, इस सरकार का पूरा ध्यान पंजाब के अंदर राजनीतिक वातावरण को भी दूषित करने में लगा हुआ है। और इस सरकार से कोई उम्मीद की जाए, मुझे नहीं लगता कि ये अपने धर्म का पालन करें उस प्रकार से। मुख्यमंत्री जी बातें जरूर करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, हर केस के बाद उनका एक ही बयान होता है, लेकिन
नतीजा कोई नहीं निकलता। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੱਥੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਕੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ और दोषी व्यक्तियों पर कठोर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको देशद्रोही ताकतों ने जो गोलियों से उन्हें मार दिया है, उनकी हत्या की गई है और उसके लिए पंजाब सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है। जल्दी ही खुलासा होगा और जितने भी मुजरिम हैं वो सलाखों के पीछे होंगे और मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस पार्टियों का गठन कर दिया गया है। पंजाब सरकार अपने कांग्रेसी लोगों को सिक्योरिटी कवर देती है, लेकिन शौर्य चक्र प्राप्त कॉमरेड बलविंदर सिंह जैसे लोग जिनकी जान को सही मायने में खतरा है, लेकिन उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। सो मैं समझता हूं कि बार बार पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद भी जब सिक्योरिटी कवर वापस ले लिए गए तो इस कत्ल के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार और पंजाब पुलिस सीधे तौर के ऊपर जिम्मेवार है। शेषनारायण जी, देखिए जमकर सियासत भी हो रही है और ये स्वाभाविक इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं खामी प्रशासन और राज्य सरकार की दिख रही है। कर रहे हैं तो ठीक है, करने दो। अब वो करें जो एसआईटी गठित की, हम उससे रिपोर्ट करवा लेंगे। भाई एसआईटी वाला तो सीधा कह रहा है कि भाई हमने सिक्योरिटी नहीं दी, चलो अब तो दे दी है और 3 पुलिस वाले वहां बैठा दिए। क्यों? टेररिज्म की लड़ाई 3 पुलिस वालों से लड़ी जाएगी। इन्हीं पुलिस वालों को तो जब ये लड़ रहे थे, बलविंदर और उनकी जगदीश कौर, रंजीत और उनकी पत्नी, चारों जिनको शौर्य चक्र सरकार ने दिया था, तो जब ये लोग लड़ रहे थे तो पुलिस वाले तो भागते थे डर के मारे। पुलिस वाले अगर सक्रिय होते तो इसलिए बहुत ज्यादा उन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये इंटेलिजेंस की नेट फेल्योर है या तो इनका इन्वॉल्वमेंट है उसमें, अभी या तो उनका इन्वॉल्वमेंट है और इससे उनको बच के रहना पड़ेगा सिक्योरिटी वालों को। और ये जांच जो है ये बहुत जरूरी है और ये जांच इनके बस की नहीं है, जांच ऊपर से करानी पड़ेगी। सीधी सी बात ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनआईए को इसको लेना चाहिए। एफएटीएफ जब पाकिस्तान को उसमें कटघरे में खड़ा करो कि तुम पैसे दे रहे हो और इस तरह के क्यों काम कर रहे हो। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आनी है और 24 घंटे हो गए, कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, तो क्या किया जाए? वो डिप्टी एसपी के भरोसे एसआईटी बना के, और ये जो बीजेपी के प्रवक्ता लोग ये भी करें नहीं, वो जांच कर रहे, क्यों करें? आप लोग जिम्मा लीजिए, नेशन आपके पास है और मैं जानता हूं तो इसका ये मामूली बात नहीं है, लोकल मर्डर नहीं है। एक ऐसे आदमी को मारा गया है जो कि पिछले 35 साल से इन लोगों के खिलाफ लड़ रहा है और कंटिन्यूअस जो आतंकवाद चल रहा है और वो पंजाब से शिफ्ट होकर वहां गया है और वहां जब फिट रहे हैं ये लोग कश्मीर में, तो वहां से यहाँ फिर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कल ही हमने बताया कि साहब इन्होंने अफगान बॉर्डर पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि साजिश बड़ी है। उस बड़ी साजिश को कृपया एनआईए को दीजिए और रॉ के लोग इसमें से अपने सोर्सेज निकालें और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। ये अमरिंदर सिंह के बस का नहीं है। ठीक है अमित, जरा मुझे बताइए, परिवार का ये आरोप है कि एक बार सिक्योरिटी दी गई और फिर सिक्योरिटी ले ली गई, परिवार फिर गुहार लगाता है, फिर सिक्योरिटी दी जाती है और फिर सिक्योरिटी ले ली जाती है। उसके बाद फिर जब परिवार पहुंचता है तो 2 में से सिर्फ 1 जवान वहां पर पहुंचता, कुछ दिन बाद उसको भी वापस बुला लेते हैं। ये दरअसल प्रक्रिया क्या है? क्या हर बार जब सिक्योरिटी हटाई जाती है तो ये सिक्योरिटी ऑडिट होता है जो इस केस में नहीं हुआ है? ये जो प्रक्रिया है जरा इसको बताइए। देखिए ये पूरे इसमें एक नियम होता है कि जब भी किसी भी राज्य में किसी भी महत्वपूर्ण शख्स को सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है तो एक कमेटी होती है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं और वो तय करते हैं कि इस शख्स को किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दी जानी चाहिए और उसके तहत पूरा इंतज़ाम होता है। अब कॉमरेड बलविंदर को जब सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई गई थी तो बराबर इसका एक सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए था तय समय पर, और जिस तरीके के फैक्ट्स इसमें आ रहे हैं प्राइमरी फैसे ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ था इसमें ऑडिट, क्योंकि लगातार पिछले 3 सालों से राज्य में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अलर्ट किया था कि पाकिस्तान के आईएसआई की मदद से अमित क्या ये इतना आसान है कि कभी भी सिक्योरिटी ले ली जाए और कभी भी दे दी जाए? ये जवाब नीतीश से ले लेती हूँ। नीतीश, देखिए मेरा ये मानना है कि जिस कमेटी ने इस बारे में थ्रेट परसेप्शन के बारे में रिव्यू किया और सिक्योरिटी इनकी जो है हटा दी गई,
वो बड़ा ही सस्पिशियस है और उसके हटाने के कुछ दिनों के बाद इनकी हत्या हो जाती है। तो मेरा तो ये भी कहना है कि उनकी भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने कमेटी में रह के इनकी सिक्योरिटी को रिव्यू किया और उसके बाद हटा देने का फैसला लिया। तो ये काफ़ी सस्पिशियस है कि सिक्योरिटी हटाई जाती है, एक आदमी टारगेट पर रहता है, 20 बार उस पर हमला हो चुका होता है और उसको जो है जैसे ही हटाई जाती है उसके कुछ दिन के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये भी सस्पिशियस एक चीज़ है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, इस तरह का जो एक्सपर्टाइज़ है इस तरह के मामलों का, वो पंजाब पुलिस में कहीं नहीं है मेरी समझ से, या चाहे एसआईटी हो या फिर उनकी लोकल पुलिस हो। इसमें एक्सपर्टाइज जो है जाहिर तौर से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का है और वो इस तरह के केसेस कर भी रही है। 8 से 9 केसेस को वो कर रही है, कहीं में चार्जशीट भी फाइल किया गया है और लार्जर कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ भी किया गया है। और एक जो वहाँ पे पंजाब में ये देखा जा रहा है ट्रेंड, जो एनआईए के सोर्सेज बताते हैं कि जो टेररिस्ट यहाँ से पंजाब से भाग के बाहर गए हैं वो लोकल